तो आज हम सीखने जा रहे हैं समास। ये समास का मतलब क्या है, समास का उपयोग क्या है और किस तरह हम समाज अच्छे से अच्छा समझेंगे, इसकी कोशिश हम इस सेशन में करेंगे। तो समास का मतलब है सम अधिक आस। सम का मतलब है यहाँ पे संक्षिप्त और आस का मतलब है कथन। तो संक्षिप्त कथन को कहा जाता है समास। अब यह संक्षिप्त कथन क्या है ये देखेंगे। यहाँ पे आगे देखिए, आपके सामने लिखा है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर बना हुआ नया सार्थक शब्द, नया सार्थक शब्द जिसमें अर्थ है, ऐसा सार्थक शब्द उसे कहा जाता है समास। उदाहरणार्थ जैसे कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का बेटा, राजपुत्री, राजा की बेटी। तो राजा की बेटी इतना लंबा कहने से बेहतर राजपुत्र या राजपुत्री जब हम कहते हैं तब हम समास का उपयोग करते हैं हमारी भाषा में। जैसे है नवरत्न या नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह, इतना लंबा चौड़ा कहने से बेहतर हम नवरात्रि या नवरात्र कहते हैं, सप्ताह कहते हैं हम। तो लंबोदर, पीताम्बर, ये जो शब्द है दो शब्दों को मिलाकर एक अर्थपूर्ण शब्द हमने बनाया है, तब उसे कहते हैं हम समास। अब इस समास में कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो देखना पड़ेंगे। जो दो ही ये कंसेप्ट है यहाँ पे, एक है समस्त पद या सामासिक पद। तो अब ये सामासिक पद या समस्त पद का मतलब क्या है? समास के नियमों से बना शब्द। जो शब्द समास के नियमों से बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद या सामासिक पद। और उसके बाद दूसरा है व्यास। व्यास या जिसे समास विग्रह ही कहते हैं। हमने मैथमेटिक्स में देखा है कि व्यास रहता है जो सर्कल को बराबर दो हिस्से में डिवाइड करता है, उसे हम व्यास कहते हैं। तो व्यास या विग्रह, व्यास का काम है दो पदों को अलग अलग करना। पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्यास। जब समस्त पद एक आते हैं, समास हम बनाते हैं, उसका विग्रह जब हम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या है, तब उसे उस विग्रह के क्रिया को क्या कहा जाता है? व्यास या समास विग्रह कहा जाता है। अब समास के प्रकार कितने हैं? मुख्य प्रकार समास के 6 है, 6 नहीं है, 6 है। तो अब ये 6 मुख्य प्रकार, इनके नाम देखेंगे। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। इतने प्यारे प्यारे नाम हैं कि एक बार सुनते ही याद रह जाते हैं। इतने प्यारे नाम को अब हम कैसे याद रखेंगे? तो पहला है अव्ययी भाव समास। अब इस अव्ययी भाव समास का मतलब क्या है हमें देखना है। अव्ययी भाव समास में दो पदों में से जब पूर्व पद या प्रथम पद जब महत्वपूर्ण रहता है, पूर्व या प्रथम पद जब महत्वपूर्ण रहता है, उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। इन समास का जो क्लासिफिकेशन हुआ है, इन समास का जो वर्गीकरण हुआ है, वो इसी बेस पे हुआ है कि पद कौन सा प्रधान है। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, इन तीनों समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो अगर पहला पद प्रधान है तो अव्ययी भाव समास, और उत्तर पद प्रधान हो तो ये तीनों में से एक समास आएगा, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। जब दोनों पद प्रधान रहते हैं, ऐसे वक्त द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व युद्ध, दोनों में युद्ध होता है, द्वंद्व होता है, इसे दोनों पद प्रधान रहते हैं। और बहुव्रीहि समास, जिसको किसी में यानी कि कोई भी पद जिसमें प्रधान नहीं रहता है, छठा रहता है वो, तो छठा समास क्या आएगा? दोनों क्या है? दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो ये हुआ पहला बेसिक क्लासिफिकेशन। तो अब अव्ययी भाव समास पे हम फिर से आते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान रहता है। इसमें पहला पद जो रहता है वो अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत आदि होता है। तो देखिए, प्रतिदिन, उदाहरण है इसका प्रतिदिन। दिन तो रोज आता है, दिन तो रोज आता है, लेकिन जब उसको प्रति शब्द लगता है तो उसका एक अर्थपूर्ण मतलब निकलता है कि रोजाना हम जो क्रिया करते हैं उसे प्रतिदिन कहेंगे। आजन्म, जन्म सभी ने लिया है, लेकिन कोई एक पर्सन है जिसने आजन्म कार्य किया है, ऐसे टाइम पे हम आजन्म शब्द का यूज करेंगे।
यथा संभव, संभव तो कभी भी हो जाएगा, लेकिन जैसे संभव होगा वैसे संभव, यथा संभव, अनुरूप, भरपेट, प्रतिकूल, हाथों हाथ, ये शब्द इसके उदाहरण हैं। ये पहला था अव्ययी भाव समास। अब इस अव्ययी भाव समास के बाद हम दूसरा समास देखेंगे, यह है तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास में तो इन तीन समासों के जैसा ही उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान रहता है, लेकिन फिर इनमें क्या अंतर है यह हमें देखना है तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास में। तो पहला अंतर है, तत्पुरुष समास का मतलब है दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है और इसके 6 से 7 उप प्रकार है। तो जैसे उदाहरण है इसके, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, हम किसकी बात कर रहे हैं, जेब की नहीं बात कर रहे, कतरने वाले की बात कर रहे, इसलिए जेब कतरा। मन चाहा, मन से चाहा, गौशाला, गौ के लिए शाला, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, शिवालय, शिवा का आलय, धर्मवीर, तो ऐसे टाइम पे धर्मवीर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, धर्म पर या धर्म में वीर। ओके, तो यहाँ पे है ये तत्पुरुष समास। फिर तत्पुरुष समास के बाद देखेंगे हम कर्मधारय समास। देखिए अव्ययी भाव समास में तो प्रथम पद प्रधान था, पूर्व पद प्रधान था, लेकिन तत्पुरुष में क्या था, उत्तर पद प्रधान था। उसी तरह यहाँ पे कर्मधारय में भी क्या है, उत्तर पद प्रधान है। तो अब उत्तर पद प्रधान रहता है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, दोनों में भी तो उत्तर पद प्रधान है, लेकिन डिफरेंस इन दोनों में ये है कि यहाँ पे पदों के बीच का कारक चिन्ह चला जाता है और यहाँ पे जो है उपमान और उपमेय संबंध रहता है या विशेषण विशेष्य संबंध रहता है। दोनों पदों में कुछ एक संबंध रहता है, वो संबंध उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य रहता है, यानी कि एक दूसरे को उपमा देने का काम, पहला पद दूसरे पद को उपमा देने का काम करता है, इसलिए इसे कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण है देहलता, चंद्रमुखी, मृगनयनी, अधमरा, परमानंद, महापुरुष, कमल नयन। तो जब हम इन शब्दों को देखेंगे तो कमल नयन, कमल के जैसा नयन, महान ऐसा पुरुष, परमानंद, परम ऐसा आनंद, आधमरा, आधा मरे जैसा, मृगनयनी, मृग के जैसे नयन वाली, चंद्रमुखी, चंद्र के जैसे मुख वाली। जब ये मतलब निकलते हैं, जब उपमान या उपमा दी जाती है, विशेषण विशेष्य संबंध रहता है, उस वक्त कर्मधारय समास रहता है। तो दोनों समास में अंतर समझ में आया। उत्तर पद तो दोनों समासों में महत्वपूर्ण है, लेकिन जो दूसरा समास है कर्मधारय, उसमें विशेषण विशेष्य का उपयोग किया जाता है। अब उसके बाद में द्विगु समास देखेंगे हम। अब इन तीन समासों में हमने देखा था कि उत्तर